गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और हम आज आपके लिए लाए हैं एक इतिहास का नया टॉपिक जिसका नाम है यूरोपीय आगमन। इस टॉपिक को हम आपको पार्ट वाइज पढ़ाएंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है और एक वीडियो में इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम पार्ट वाइज इसको हम पढ़ाएंगे। देखिए, हम यूरोपीय आगमन जो हुआ है उसके पहले हमको कुछ चीज़ें समझना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पुर्तगाली यूरोपीय आगमन में से सबसे पहले भारत कौन आया था? वो था पुर्तगाल। इसके बाद कौन आए थे? तो वो थे डच। इसके बाद अंग्रेज आए थे और इसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो हम सबसे पहले पुर्तगाल को लेंगे और पुर्तगाल को पूरी तरीके से डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, पुर्तगाल आ गया हमारा। पुर्तगाल को समझने के लिए पहले हमको ये जो वर्ल्ड मैप है इसको हमको बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। पुर्तगाल क्या नाम है समझने के लिए हमको ये पहले मैप को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इसको हम चलिए समझते हैं। देखिए, क्या होता था कि पहले के टाइम पे क्या नाम है कि सबसे पहले अरब देश थे। अरब देश में कई सारे देश आ जाते हैं, ठीक है। अरब देश हमारे यहाँ पड़ते हैं, जैसे टर्की हो गया, दुबई हो गया, यूएई इसको बोलते हैं आज, ठीक है। और कई सारे मुस्लिम देश जो हैं वो भारत के साथ व्यापार करते थे पहले, ठीक है। और जब भारत के साथ व्यापार करते थे तो उसी समय क्या नाम है यूरोपीय लोग जो हैं उन्होंने भी व्यापार करने के लिए सोचा। तो वो लोग क्या करते थे कि देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा है भारत, ठीक है। ये हमारा है भारत और ये हमारा क्या नाम है कि ये अरब देश जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इधर हमारा आ जाता है यूरोप, ठीक है। तो इधर हमारा आ जाता है यूरोप, इधर हमारा आ जाता है अरब कंट्रीज़ और इधर हमारा है इंडिया, ठीक है। इसको इन तीनों चीज़ों को समझ लीजिए आप। अब आगे हम चलते हैं। पहले क्या होता था कि अरब देश जो थे वो इस रास्ते से, यहाँ से ऐसे समुद्री रास्ते जो थे वो इस रास्ते से आकर के और यहाँ भारत में एंट्री करते थे और व्यापार करते थे, ठीक है। व्यापार मुख्यतया जो व्यापार था वो मसालों का व्यापार था, ठीक है। और मसालों का व्यापार करते, तब क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने भी व्यापार करने के लिए सोचा और व्यापार करने के लिए वो भी इसी रास्ते से व्यापार करने लगे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इनका व्यापार इनको करने नहीं देते थे, ठीक है। और मुस्लिम कंट्रीज़ में जो अरब देश हैं उनमें से जो मुखिया होता था वो होता था तुर्की उस समय मुखिया होता था मुस्लिम कंट्रीज़ का, ठीक है। तो टर्की जो है, आजकल टर्की या तुर्की एक ही बात है, तुर्की जो है वो यूरोपीय लोगों को व्यापार नहीं करने देता। यूरोपियों में मुख्यतः क्या होता था कि हमारे जो देश हैं वो पुर्तगाल हो गए, जैसे स्पेन हो गए, ये सब कई सारे देश आ जाते हैं। तो पुर्तगाली और स्पेनिश जो थे वो व्यापार करने के लिए सोचते थे, बट उनको व्यापार नहीं करने देते थे। उनको यहाँ पे इस रास्ते में जो लूट लेते थे। और इस रास्ते को हम जो क्या नाम है कि कहते हैं उसको बोलते हैं कुस्तुतुनिया, ठीक है। इस रास्ते को बोलते हैं कुस्तुतुनिया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे। ये जो रास्ता है, एक सेकंड, ये जो बीच वाला ये वाला रास्ता है इसको हम बोलते हैं कुस्तुतुनिया, ठीक है। कुस्तुतुनिया रास्ते से क्या नाम है कि ये लोग व्यापार करते। क्या हुआ कि फिर कुस्तुतुनिया को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये कुस्तुतुनिया का जो एरिया है इसको मुस्लिम कंट्रीज़ ने ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया? क्योंकि क्या नाम है कि यूरोपीय व्यापार न कर पाएँ, ताकि क्योंकि देखो यूरोपीय भी व्यापार करते थे, अरब देश भी भारत के साथ व्यापार करते थे। तो क्या होता था कि जो भी लाभ होता था वो दोनों लोगों को जाता था। यूरोपीय लोग अपना क्या नाम व्यापार करते थे, लाभ कमाते थे, और इधर मुस्लिम कंट्रीज़ जो अरब कंट्रीज़ वो भी लाभ कमाते थे। लेकिन हुआ क्या कि यूरोपीय कंट्री आ जाने के बाद जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको लाभ कम होने लगा, क्योंकि दो पार्ट में बढ़ गया भाई, इधर भी हो रहा उधर भी हो। जब एक एरिया में अगर एक आदमी व्यापार कर रहा है और वहीं पे दूसरा आदमी आके व्यापार करने लगे तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी जो कमाई पहले हो रही थी उससे घट जाएगी। तो वही चीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ में हुई। अभी हुआ कि उन लोगों ने क्या हुआ, मुस्लिम कंट्रीज जिसका राजा कह रहा हूँ, जिसका बॉस जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो बॉस था वो उस समय तुर्की था। तुर्की ने क्या किया, कुस्तुतुनिया रास्ते को इसको ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया? ताकि जो यूरोपीय लोग थे, जो पुर्तगाली थे या क्या नाम है कि स्पेनिश थे, वो व्यापार भारत के साथ ना कर सकें, ठीक है। भारत के साथ व्यापार ना कर सकें, उन्होंने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। और अगर वो इस रास्ते से अगर वो जाते थे पुर्तगाली तो उनको उनके जहाज़ों को समुद्र में डुबो देते थे और उनके सामान जो था
जो व्यापार करने जाते थे, जो लाते थे वहाँ से, उसको लूट लिया जाता था। ठीक है, अभी सीन क्या हुआ कि यूरोपीय लोगों को यहाँ पे व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो इन लोगों ने, देखिए उनकी समझदारी देखिए, यूरोपीय लोगों ने क्या नाम है कि अरब देशों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोपीय जो कंट्रीज़ थी वो कमज़ोर थी। ठीक है, पुर्तगाली जो कमज़ोर थी अरब देशों के मुकाबले। ठीक है, अभी सीन क्या हुआ कि यहाँ पे पुर्तगाली जो थे या यूरोपीय लोग थे, उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया और उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम एक अलग रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है, ये उस समय की बात है जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, उस समय अमेरिका की भी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा ये और इसके बाद सीन क्या हुआ कि इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम नए रास्ते की खोज करेंगे। ठीक है, अब नए रास्ते की खोज करने के लिए अब आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, आगे हम आपको, एक सेकंड, अब हम आगे थोड़ा सा थ्योरी समझाते हैं, उससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तुर्की ने 1453 में अपने लाभ के लिए एक छत्र मतलब अकेला व्यापार बढ़ाने के लिए कुस्तुकतुनिया मार्ग को बंद कर दिया, जो कि मैंने आपको समझाया था। कुस्तुकतुनिया मार्ग कहाँ है? कुस्तुकतुनिया मार्ग हमारा, एक सेकंड, कुस्तुकतुनिया जो मार्ग है वो हमारा ये वाला है, ये वाला एरिया। ठीक है, अरब सागर वाला, अरब सागर और ये क्या नाम है कि मुस्लिम कंट्रीज जो है यूए की, ये बगल वाला एरिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी आगे बताते हैं आपको, एक सेकंड। हाँ, तुर्की ने 1453 में अपने लाभ के लिए एक छत्र अकेला व्यापार बढ़ाने के लिए कुस्तुकतुनिया रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद देखते हैं, कुस्तुकतुनिया पर अधिकतर यूरोपीय का व्यापार बंद हो गया। इस घटना के बाद यूरोपियों ने नए मार्ग की खोज कर दी। ठीक है, इस खोज के लिए धन की जरूरत थी, अतः स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने अपने राजाओं से धन की मदद मांगी। ठीक है, वहाँ के जो स्पेनिश और पुर्तगाली थे उनके पास धन तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, धन की मदद के लिए उन्होंने अपने जो कंट्रीज़ में जो राजा होते थे उनसे मदद मांगी। किसकी मांगी मदद? वो धन की मदद मांगी, ताकि हम नए रास्ते की खोज कर। अब ऑब्वियसली सी बात है कि नए रास्ते की खोज करेंगे, नाव चाहिए और खाने पीने का सामान चाहिए, खर्चा तो लगेगा ना। तो उन्होंने, पैसे उनके पास थे नहीं, तो पैसों की मदद के लिए उन्होंने अपने देश के राजाओं से मदद मांगी। इस मदद के बदले नाविकों ने राजाओं को धर्म, धन और झंडा का लालच दिया। इसका मतलब ये है कि देखिए, राजा ऐसे पैसे तो देंगे नहीं किसी को। राजा ये चाहेंगे, राजा जो थे वहाँ के, वो ये कहेंगे कि हम आपको पैसे तो दे देंगे, लेकिन उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो नाविकों ने उनको, राजा को लालच क्या दिया? लालच ये दिया कि हम वहाँ पे व्यापार करेंगे भारत के साथ में, वहाँ पे हम धर्म भी क्या नाम है बढ़ाएंगे। ठीक है, वहाँ पे धर्म भी बढ़ाएंगे अपना और धन भी कमाएंगे, और झंडा मतलब हम वहाँ पे फहराएंगे। मतलब झंडा फहराने का मतलब ये है कि हम वहाँ पे राज करेंगे, मतलब कुल मिला के वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बसाएंगे, वहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे। ये सब चीज़ें राजाओं को लुभाने के लिए ये सब चीज़ें बोली गई। ठीक है, ताकि पैसे मिल जाएं नए रास्ते की खोज के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पेन के नाविक, अब ये चीज़ याद रखना, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी देखिए, स्पेन के जो नाविक कोलंबस, पहला चीज़ तो ये है कि एग्जाम में पूछ सकता है कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो वो है स्पेन का। ठीक है, स्पेन के निवासी जो थे वो कोलंबस ने 1492 में भारत की खोज में निकला। देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखना कि जो कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी वो तो गलती से हो गई थी खोज, ये एक चीज़ याद रखना। ठीक है, वो एक्चुअली मेन उसका मकसद था भारत की समुद्री मार्ग की खोज करना, मेन मकसद कोलंबस का ये था। ठीक है, अब वो कोलंबस कहाँ के निवासी था? वो था स्पेन का। स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में भारत की खोज में निकला, लेकिन विपरीत दिशा में जाने के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, एक सेकंड ऊपर आते हैं मैप में। हाँ, ये आ गया मैप हमारा, एक सेकंड। हाँ, अभी देखिए कोलंबस क्या हुआ, ये यूरोप है। ठीक है, ये हमारा यूरोप है। अब उस समय सैटेलाइट वगैरह तो चलते नहीं थे कि भैया हमको इस तरफ जाना है, कि हमको इस तरफ जाना है, कि इस तरफ जाना है, कि इस तरफ जाना है। ठीक है, उन्होंने अनुमान के साथ वो चले। जब यहाँ से, ये हमारा यूरोप है, जब वो यहाँ से चले तो वो विपरीत दिशा में चल दिए। ठीक है, उनको कोई मार्ग, रास्ते, समुद्र की
रास्तों की कोई दिशा का कोई अनुमान तो था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हमारा इंडिया जो है वो इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में भारत के पश्चिम की ओर वो चल दिए। पश्चिम की ओर जब वो चल दिए तो वो पहुँचे कहाँ पे, वो पहुँचे उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका कहाँ है हमारा, उत्तरी अमेरिका हमारा ये है, ठीक है। जब वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे पहुँचे, अब एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ। उत्तर यहाँ से चले और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, ये हमारा पूर्वी तट है, ठीक है, ये हमारा पूर्वी तट है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुँचे तो क्या हुआ, कोलंबस ने सोचा कि हम भारत पहुँच गए हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो भारत तो था नहीं, वो उत्तरी अमेरिका था, उसको पता नहीं था। जब वहाँ के लोगों से वो मिला तो वहाँ के जो लोग उसको मिले, कोलंबस ने वहाँ के जो लोग थे जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, देखिए ये हमारा पूर्वी तट है, देखो डायरेक्शन का आपको ज्ञान पता होगा, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो देखिए हम ये वाला अगर पोर्शन लेंगे, एक सेकेंड, ये वाला अगर पोर्शन लेंगे, एक सेकेंड रुक जाओ, ये वाला अगर हम पोर्शन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो हमारा क्या नाम है कि कोलंबस यहाँ से यूरोप से यहाँ चला तो उत्तरी अमेरिका के इस तट पे पहुँचा, इस तट पे, ठीक है। और जो इस तट पे जब पहुँचा तो ये तट हमारा कौन सा तट है, वो पूर्वी तट है। जब वो पूर्वी तट पर पहुँचा कोलंबस तो उसने देखा कि कुछ लोग हैं और लोग वहाँ के क्या नाम है कि उन वहाँ के लोगों को कोलंबस ने क्या कहा, वहाँ के लोगों को कोलंबस ने रेड इंडियन के नाम से कहा। अच्छा, रेड इंडियन के नाम से क्यों कहा, क्योंकि कोलंबस ने ये सोचा था कि हम भारत पहुँच गए हैं। एक्चुअल में वो भारत नहीं था, वो था उत्तरी अमेरिका। तो कोलंबस ने वहाँ के लोगों को क्या कहा, कोलंबस ने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन के नाम से कहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुँच गया, कौन पहुँच गया, कोलंबस, और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है, मतलब कोलंबस ने ही कहा था यहाँ के लोगों को रेड इंडियन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, रेड इंडियन ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि रेड इंडियन किसको कहते हैं, तो वो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के लोगों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिका की खोज के बाद पुर्तगाल निवासी, ठीक है, अमेरिका की खोज के बाद पुर्तगाल निवासी भारत की खोज कर दी, ठीक है। देखिए अब स्पेनिश के जो लोग थे, कोलंबस स्पेशली वो स्पेन का था, उसने क्या किया, भारत की खोज की, लेकिन उससे भारत की खोज तो नहीं हुई, उसने अमेरिका की खोज कर दी, उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। और वहाँ के लोगों को, वहाँ के पूर्वी तट के लोगों को क्या कहा उसने, रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद पुर्तगाल आगे बढ़ा और पुर्तगाल ने भारत की खोज के लिए अमेरिका की खोज के बाद, अमेरिका की खोज के बाद पुर्तगाल निवासी जो था वो भारत की खोज की शुरू कर दी। किसने कर दी, उसका नाम था वास्को डी गामा, हम सब पढ़ते हैं वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा जो था, एक सेकंड, हाँ ये जो है ये वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ने क्या नाम है, सबसे पहले भारत की सेकंड नंबर पे, पहले तो कोलंबस ने क्या नाम है कि समुद्री मार्ग की कोशिश की थी लेकिन उससे हुआ नहीं, लेकिन फिर इसके बाद इस पुर्तगाल निवासी जो था वो वास्को डी गामा, उसने भारत की समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दी, ठीक है। और इसने अफ्रीका के पश्चिमी तट का प्रयोग किया, ठीक है। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, एक सेकंड ऊपर आइए, मैप में आते हैं, हाँ देखिए ये हमारा है अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा है अफ्रीका। अफ्रीका का ये वाला जो साइड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पश्चिमी तट, ठीक है। तो यहाँ से जब वो, देखिए यहाँ से जब वो क्या नाम है कि ये लोग आए थे, कोलंबस जब आया था तो उसने यहाँ से आया, फिर ठीक है, यहाँ से जब आया तो ये जो एरिया तो उसको मालूम चल गया था, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, उसने खोज की स्टार्टिंग कहाँ से की, उसको ये वाला देखिए वास्को डी गामा को ये वाला एरिया तो पता था, तो उसने स्टार्टिंग यहाँ से की। यहाँ से उसने स्टार्टिंग करते हुए यहाँ से जब वो अफ्रीका से यहाँ से पश्चिमी तट से चला तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट से चला, मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। इसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से जब वो ऐसे चला तो सबसे पहले वो कहाँ आया, जब यहाँ से वो चला केप ऑफ गुड होप से चला, जब यहाँ से ये हमारा केप ऑफ गुड होप है, जब यहाँ से चला तो सबसे पहले पहुँचा मेडागास्कर। ये हमारा जो द्वीप है, ये हमारा एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर होते हुए और ये केरल के पश्चिमी तट पर पहुँचा। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप बड़ा करता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा है भारत, और भारत का ये वाला एरिया जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल का ये वाला एरिया क्या कहलाता है, कालीकट। कालीकट एक क्या नाम है कि केरल का किनारा है, एक समुद्र का किनारा, उसको बोलते हैं कालीकट,
ठीक है, हम आगे चलते हैं। आप देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु से केप ऑफ गुड होप से होकर मेडागास्कर होते हुए भारत के केरल के कालीकट 17 मई 1498 को पहुंचा। ये जो पॉइंट है इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। केरल के कालीकट क्या नाम है किनारे पे पहुंचा था, तट पर पहुंचा था। कब पहुंचा था वास्को डी गामा? 17 मई 1498 को। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरात के व्यापारी, अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गुजरात के व्यापारी अब्दुल मानिक, ये नाम याद रखना, अब्दुल मानिक। गुजरात के व्यापारी अब्दुल मानिक और वास्को डी गामा की मुलाकात मेडागास्कर द्वीप में हुई थी। ठीक है, देखिए जब वो क्या नाम है वास्को डी गामा जब वो भारत की खोज के लिए जा रहा था तो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु से वो चला और वो पहुंचा कहाँ के? मेडागास्कर द्वीप में। और मेडागास्कर द्वीप में जब वो पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई भारत के गुजरात का एक व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक से उसकी मुलाकात हुई। किसकी मुलाकात? वास्को डी गामा की। ठीक है, और वास्को डी गामा को भारत आने में मदद किसने की? अब्दुल मानिक ने हेल्प की। उसने रास्ता बताया कि क्या नाम है कि भारत के केरल में पहुंचने में किसने हेल्प की? तो वो है अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक याद रखिएगा नाम। ठीक है, कालीकट पहुंचने के बाद वहाँ के राजा जमोरी। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि कालीकट के जो राजा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है जमोरी। ठीक है, ये याद रखना। कालीकट पहुंचने के बाद में वहाँ के राजा जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा का स्वागत किया किसने? केरल का जो किनारा था कालीकट, वहाँ के राजा जो था उसका नाम था जमोरी। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अच्छा, स्वागत ने क्यों किया उसके? जमोरी ने उसका स्वागत क्यों किया? क्योंकि देखिए ये हमारा आज का नहीं, ज़माने से हमारा बहुत पुराने से ये है अतिथि देवो भवा वाला सीन है कि जब भी क्या नाम है कि अतिथि आते हैं तो उसका स्वागत सत्कार करते हैं, तो वही वाला कुछ सीन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब वास्को डी गामा भारत से, एक सेकंड, जब वास्को डी गामा भारत से पुर्तगाल गया, जब वास्को डी गामा भारत से वापस पुर्तगाल गया, देखिए वापस जब पुर्तगाल गया साथ में मसाले भी ले आया। देखिए मसाले कहाँ? केरल जो एरिया है वहाँ पे मसाले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, मसालों की खेती होती है। ठीक है, मसाले का देखिए केरल को हम मसालों का स्टेट भी बोलते हैं, मसालों का राज्य क्या है वो? केरल। जब वो क्या नाम वास्को डी गामा पुर्तगाल क्या नाम है कि वास्को डी गामा जब वापस जा रहा था तो वो साथ में जमोरी ने उसके लिए मसाले भी बांध दिए कि भाई मसाले भी लेते जाओ। ठीक है, मसाले जब बांध दिए तो और सारी यात्रा का खर्चा निकालने के बाद मसाले से 60 गुना फ़ायदा हुआ। इसका मतलब ये है कि देखिए मसाले जो ले आया था वो पूरे रास्ते में जो खर्चा हुआ उस मसाले से निकला, उसके बावजूद मसाला बच गया। ठीक है, और उस मसाले को उसने जो बेचा वो कितना गुना फ़ायदा हुआ था? 60 गुना फ़ायदा हुआ। मतलब इससे ये मालूम चलता है कि भारत में हम व्यापार अगर करेंगे तो हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ पुर्तगालियों को अनुभव हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्को डी गामा वापस क्या नाम है दोबारा भारत 1502 ईस्वी में आया। देखिए पहली बार वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज करते करते पहली बार कब पहुंचा? तो वो है 17 मई 1498 ईस्वी को। और दोबारा वास्को डी गामा क्या नाम है भारत कब पहुंचा? तो वो है 1502 ईस्वी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब पहुंचा? तो वो है 1521 ईस्वी को। इससे हमको ये मालूम चलता है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत 3 बार आया था। पहली बार कब? पहली बार 1498 में, दूसरी बार क्या नाम है कि 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार 1521 ईस्वी में। ठीक है, और जब वो तीसरी बार 1521 में आया तो उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दी। अब देखिए जब वास्को डी गामा जब वो वापस गया होगा तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ के लोगों के, वहाँ के राजा को बताया होगा कि हमने भारत की खोज कर ली है और वहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है, वहाँ व्यापार बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और उस समय देखिए और क्या नाम है कि अपना जो अरब कंट्रीज़ थी उनका व्यापार अपना रेगुलर चल रहा था। ठीक है, अरब कंट्रीज कोई वो क्या नाम है भनक तक नहीं थी कि इन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी नए रास्ते की खोज कर ली, उनको कोई भनक नहीं थी। ठीक है, हुआ क्या कि 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दी। जब उसने बताया तो वहाँ पे क्या नाम पुर्तगालियों ने बेड़ा आया और वो भारत पे व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दी और कोठियाँ बनाना शुरू कर दी। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत आके 1503 ईस्वी में कोठियाँ बनाना शुरू कर दी। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में पुर्तगाल आने से दूसरा व्यक्ति, देखिए पहला व्यक्ति कौन था?
भारत में पुर्तगाली जो व्यक्ति था, वो पहला व्यक्ति पुर्तगाल का कौन था? तो वो है वास्को डी गामा। एग्जाम में क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि दूसरा व्यक्ति कौन था जो पुर्तगाल का जो भारत में आया था, तो उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज जो है वो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। ठीक है, आगे हम आते हैं। इसके बाद इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये नाम याद रखना आप, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये नाम याद रखना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये कौन था, इसका हम बताते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा? तो वो है 1505 ईस्वी से लेकर के, देखिए 1503 में व्यापारिक गतिविधियां पुर्तगालियों ने भारत में शुरू कर दी थी। इसके बाद हुआ क्या कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो वहाँ का गवर्नर बना। ठीक है, कहाँ का? भारत का स्पेशली किस एरिया का? तो वो लोग किस एरिया में पहुँचे? तो वो लोग क्या नाम है कि इस एरिया में जो भारत का जो पूर्वी तट है, मुंबई, गोवा, केरल, इस एरिया में पहुँचे थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत में का जो पहला गवर्नर था, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक है? तो वो है 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। अब इसके कार्यकाल में इसने अपने कार्यकाल में क्या क्या गुल खिलाए ये हम जानते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में पहला गवर्नर किसको बनाया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, याद रखिएगा आप। फिर इसके बाद आ जाता है 1905 ईस्वी में तुर्कियों को पराजित किया। अब देखिए, ये वही तुर्की है जिसने यूरोपियों को या पुर्तगालियों को व्यापार करने के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया था। कौन सा रास्ता ब्लॉक कर दिया था? तो वो रास्ता हमारा है कुस्तुकतुनिया वाला। ठीक है, कुस्तुकतुनिया वाला जो रास्ता था वो ये मुस्लिम कंट्रीज़ ने ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये व्यापार में लाभ ना कमा सके, ये व्यापार ना कर सकें। लेकिन ये पुर्तगालियों ने इतना दिमाग से काम लिया कि ये भारत आए, अपना क्या नाम है कि सत्ता स्थापित की, वहाँ पे रुके, कोठियाँ बनाई, वहाँ पे ताकतवर हुए, व्यापार बढ़ाया, पैसा कमाया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तुर्की के विरोध कर दिया। ठीक है, ये भी व्यापार उसी रास्ते, ये देखो जो अरब देश थे वो अभी उसी रास्ते कुस्तुकतुनिया मार्ग से ही व्यापार कर रहे थे। तो इसने क्या किया, पुर्तगालियों ने क्या किया, कुस्तुकतुनिया रास्ते से जो ये लोग जो अरब के देशों के जो लोग व्यापार करने आते थे, तो आके भाई किनारे में ही जो ये लोग किनारे बैठ जाते थे। जब ये वहीं समुद्र के किनारे जब आके बैठ जाते थे, और ये लोग देखिए बंदरगाह जो होते थे ना पहले के, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये लोग बंदरगाह को टारगेट करते थे। बंदरगाह क्या होते हैं? जहाँ पे जो नाव वगैरह है, वहाँ पे जहाँ पे सामान लोड होता है, उतरता है, उनको हम बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह जो होते थे ये लोग उनको टारगेट करते थे। ठीक है, अब ये जो बंदरगाह होते थे, क्यों? क्योंकि भाई सब नाव से ही पूरा व्यापार होता था, तो ऑब्वियसली सी बात है बंदरगाह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिस बंदरगाह में जो अरब कंट्रीज़ के जो देश जो व्यापार करते थे वहाँ आते थे, वहाँ पे ये लोग उनको पराजित कर दिया। तुर्कियों को क्या नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1909 ईस्वी में तुर्की को पराजित किया। अब पराजित करके उसने अपना बदला तो निकाल लिया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने बदला निकाल लिया। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने क्या नाम है कि इनको व्यापार करना नहीं दिया, अब इसने उनको क्या नाम, अब उल्टा अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो अरब कंट्रीज़ को व्यापार नहीं करने दे रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, पराजित करने के बाद में उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर दी। किसने? देखिए ये वाला जो इम्पोर्टेंट ये है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ ब्लू वाटर एक्चुअली पॉलिसी है क्या। ये हमारी आगे ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, देखिए जो अरब के देश थे इन्होंने व्यापार नहीं करने दिया किनको? पुर्तगालियों को। लेकिन पुर्तगाली बहुत होशियार थे, पुर्तगालियों ने इनको व्यापार तो करने दिया, लेकिन एक कंडीशन रख दी। कंडीशन ये रख दी कि तुम लोग व्यापार करने जब आओगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं टैक्स, क्या नाम है, इनको एक ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इनको टैक्स देना पड़ेगा। जब तुम तो टैक्स दोगे, टैक्स देने का मतलब ये है कि हमसे परमिशन मांगोगे। अब परमिशन मांगोगे तो भैया टैक्स भी दोगे आप। ठीक है, तो ये लोग क्या नाम है कि इन लोगों ने उसको पुर्तगालियों को अरब देशों जो थे, अरब जो देश थे टर्की वगैरह,
इन्होंने पुर्तगालियों को व्यापार नहीं करने दिया। लेकिन पुर्तगाली बहुत होशियार थी, इन्होंने व्यापार तो करने दिया, लेकिन जिन्होंने क्या नाम है इनको नहीं आने दिया था पुर्तगालियों को, पुर्तगाली आज उन्हीं से टैक्स वसूल रहा है। ये होता है असली बदला, ठीक है। और ये चीज़ कब हुई? जब ये पुर्तगाली ताकतवर हो गए भारत में आके अपना व्यापार करने के बाद में, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अल्मीडा ने अरब देशों से बदला लेने की मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। अल्मीडा ने अरब देशों से बदला लेने की मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। ये हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की फ़ोटो है और आगे हम और जानेंगे। देखिए प्रेजेंट टाइम पे पुर्तगाल की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? प्रेजेंट टाइम पे पुर्तगाल की राजधानी जो उसका नाम है लिस्बन, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, लिस्बन जो है वो करंट में इस समय राजधानी है पुर्तगाल की, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आ गया व्यक्ति, वो है डी अल्बुकर्क, ठीक है। अब आ गया हमारा डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क कौन था? तो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल पहले कौन था? ये चीज़, डी अल्बुकर्क का कार्यकाल कितना था? तो वो है 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक। देखिए अल्मीडा का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? तो वो था 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। और अब आ गए अल्बुकर्क। अब जब उसका कार्यकाल खत्म हुआ तुरंत अल्बुकर्क आ गए। इसका कार्यकाल 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक हुआ, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या आप देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो है डी अल्बुकर्क, ठीक है। डी अल्बुकर्क, ठीक है। डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो 1503 में भारत आया था। देखिए 1503 में डी अल्बुकर्क पहले आ चुका था। कब आया था? जिस समय ये लोग अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, भारत में अपनी कोठियाँ बना रहे थे 1503 में पुर्तगाली। उस समय डी अल्बुकर्क आया था 1503 ईस्वी में, ठीक है। उसी समय कोचीन में दुर्ग किला बना दिया था। जिस समय ये लोग कोठियाँ बनाने आए थे उसने डी अल्बुकर्क ने उसी समय, कोचीन एक स्थान है वहाँ पे उसने एक किला बना दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये पॉइंट याद रखना कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो है डी अल्बुकर्क। देखिए अब आगे देखते हैं। गवर्नर के पद पर रहते हुए अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, देखिए गवर्नर के पद उस समय वो भारत का गवर्नर था कौन? अल्बुकर्क। कब से लेकर कब तक? 1500 कब से लेकर कब तक? एक सेकंड देख लेता हूँ। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद हुआ कि गवर्नर के पद पर रहते हुए अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक, बीजापुर कहाँ पड़ता था? वो गोवा में एक्चुअली पड़ता था, ठीक है। बीजापुर का शासक आदिल शाह, तो पूछ लेता है कि बीजापुर का शासक कौन था? तो वो है आदिल शाह। बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर गोवा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देखिए मैंने आपको बताया कि उस समय बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि व्यापार जो होता था वो बंदरगाह से ही होते थे, ठीक है। व्यापार को लादना उतारना वो सब बंदरगाह से ही होता था। तो गोवा के जो बंदरगाह है उस पर कब्जा कर लिया किसने? अल्बुकर्क ने। कब कर लिया? 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक आदिल शाह को हरा करके, ठीक है। आगे देखते हैं। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी, जिसको हम हॉर्मुज बंदरगाह भी जानते हैं, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अल्बुकर्क के कुछ अच्छे काम भी थे, मैं आपको बताता हूँ। अल्बुकर्क ने कुछ अच्छा काम किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का अंत कर दिया। ये चीज़ याद रखना। अल्बुकर्क ने क्या किया कि अपने क्षेत्र जो अपना उसका गोवा वाला क्षेत्र था वहाँ पर उसने सती प्रथा का अंत कर दिया। इसीलिए अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय को पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो वो है अल्बुकर्क, ठीक है। आगे देखते हैं। अल्बुकर्क ने पुर्तगाल के युवकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने क्या किया कि पुर्तगाल के जो युवक थे उनको जो भारत की जो स्त्रियां थी उनसे विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका रीज़न क्या हो सकता है? और मेरा मानना है कि उसका रीज़न ये हो सकता है कि धर्म परिवर्तन जिसको बोलते हैं, धर्म प्रचार। मेरा मानना है कि वही होगा, ठीक है। और अल्बुकर्क ने भारत के युवकों को पुर्तगाली सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। मतलब जो भारत के जो पुरुष थे अल्बुकर्क ने अपने पुर्तगाली सेना में भर्ती करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है।
अब ये इंपॉर्टेंट एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग कि अल्बुकर्क के प्रेजेंट टाइम पे समाधि जो अल्बुकर्क की है वो कहाँ पे है, तो वो है गोवा। गोवा में इस समय अल्बुकर्क की समाधि है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, ये है अल्बुकर्क, ठीक है, ये अल्बुकर्क की फ़ोटो है। इसके बाद हमारे अगले कौन आ गए, तो वो हैं निन्हो डी कुन्हा। याद रखिएगा निन्हो डी कुन्हा, ठीक है, निन्हो डी कुन्हा। अब इनको पढ़ते हैं, इनका क्या सीन रहा। तो निन्हो डी कुन्हा ने का कार्यकाल जो है वो है 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक। देखिए 1515 के बाद 1515 से 1529 के बीच में छोटे छोटे गवर्नर बनते रहे, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, तो मैंने उनको इतना उचित उनको शामिल नहीं किया इस टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खास काम ही नहीं किया जिसको कि एग्ज़ाम में पूछ सके। तो ये जो निन्हो डी कुन्हा है इसका कार्यकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, वो है 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक। इसने अपने कार्यकाल में क्या क्या गुल खिलाया, देखिए ये भी जानते हैं हम लोग। निन्हो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में, ये याद रखिए, 1530 ईस्वी में पुर्तगाल की राजधानी कोचीन से बदलकर गोवा कर दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने शायद पिछले साल का कोई एग्ज़ाम था, मुझे इतना याद नहीं, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कोचीन से बदल के गोवा की राजधानी किस पुर्तगाली ने कर दी, तो वो है निन्हो डी कुन्हा ने कोचीन से बदल करके गोवा अपनी राजधानी कर दी थी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कुन्हा ने और क्या क्या किया। कुन्हा ने दमन, सालसर, चौर, हुगली, बम्बई, मद्रास आदि पर कब्जा कर लिया। देखिए अब इन्होंने जो क्या नाम है कि ये पुर्तगाली हैं, ये लोग भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना क्षेत्र जो है वो विस्तार करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो जो निन्हो डी कुन्हा है इसने युद्ध कर दिया। युद्ध कैसे, मतलब तो इसने क्या किया, दमन को जीता पहले। दमन कौन सा है, दमन एंड दीप, वो जो गुजरात के नीचे जो एक द्वीप पड़ता है दमन द्वीप, वो वाला दमन। सालसर, चौर, हुगली, बम्बई, उस समय मुंबई को बम्बई बोलते थे, मद्रास मतलब चेन्नई आज में, इन सब चीज़ों में देखिए ये सब एरिया कहाँ पड़ते हैं, ये सब एरिया सब के सब समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। तो समुद्र के किनारे का एरिया जो होता था बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नावें आती थी, माल को जो व्यापार होता था वो समुद्र मार्ग से ही होता था, इसलिए जो समुद्र का किनारा होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता, बंदरगाह जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। और जितने ये एरिया हमने आपको बताया ये सब समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुन्हा ने पुर्तगाल का साम्राज्य भारत में पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर बढ़ाया, ठीक है। देखिए पहले जितने थे अल्बुकर्क और अल्मीडा, इन्होंने अपना व्यापार कहाँ किया, जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत का दक्षिणी एरिया है, तो इन्होंने क्या किया कि अपना व्यापार इस एरिया में बढ़ाया ज़्यादा था, ठीक है, पूर्वी साइड में। अब जो निन्हो डी कुन्हा आया, इसने अपना व्यापार जो है वो दक्षिण साइड में भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दक्षिण साइड में कौन, जैसे हुगली यहाँ पे आ गई हमारे बंगाल साइड में, ठीक है, और मद्रास हमारा चेन्नई, ठीक है, इन साइड में इसने व्यापार करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्र में उसने क्या नाम है कि निन्हो डी कुन्हा ने व्यापार करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, कुन्हा मुगल दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। ये आप लोग याद रखिएगा कि कुन्हा जो है मुगल दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आई थिंक मेरा टॉपिक लग रहा है आज से ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये टॉपिक देखिए आज ख़त्म हो गया है, और आने वाले देखिए ये हमारा यूरोपीय आगमन है उसका पार्ट 1 है, इसमें हमने पुर्तगाली लिया है। कल हम इसको डच लेंगे, इसके बाद हम अंग्रेज़ लेंगे, इसके बाद हम फ्रांसीसी लेंगे, ठीक है। ये क्या नाम है कि इसके चार पार्ट बनाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में इसको लेना संभव नहीं है। तो इसको हमने आपने जो ये वाला जो एरिया है पुर्तगाली वाला जो टॉपिक है, पुर्तगाल जो थे इन्होंने क्या क्या किया, ये हमने आपको पूरा पढ़ा दिया अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए चलते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, आप खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
और मैंने काफ़ी क्या नाम है कि अच्छे से मैंने अपने नोट्स बनाए, उसको पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल हम नया वीडियो लाएंगे। कल हम टच वाला जो टॉपिक है वो लाएंगे, और इसी प्रकार से हम चारों टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा यूरोपीय आगमन भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।